नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गर्व आईएएस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से मैं परिवर्तित भित्ति चित्रण परंपरा का डिस्कस करूंगा। इसमें आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया और दृष्टि आईएएस का भी मिश्रण आपको मिलेगा। तो पहले पर मैं बता दूं कि भित्ति चित्रण क्या होता है। भित्ति चित्रण का मतलब है कि एक प्रकार की माइनर पेंटिंग जो मूर्ति कला और चित्रकला दोनों के साथ बनाई जाती है। इसका वर्णन नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों में मिलता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में यदि इसका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो मिथिला के पेंटिंग में देखी जा सकती है, राजस्थान की पेंटिंग में देखी जा सकती है। साउथ इंडिया का मैं इसके बारे में डिस्कस कर दूंगा, जैसे बादामी का, कर्नाटक में बादामी की पेंटिंग हो गई, विजयनगर की पेंटिंग हो गई, केरल की पेंटिंग हो गई, तमिलनाडु की पेंटिंग हो गई। ये सारी पेंटिंगें कहीं ना कहीं भित्ति चित्रण परंपरा का अनुगमन करती हैं, अनुसरण करती हैं। तो इस श्रृंखला में मैं पहले जो साउथ इंडिया की चीज है, जो मुख्य रूप से बादामी का वर्णन मिलता है, तो उसको मैं बताऊंगा कि गुफाओं में क्या क्या चीजें थी। तो बादामी जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, जहाँ पे आरंभ में चालुक्य वंश के राजा थे। सामान्यतः इसकी जानकारी हमें 543 ईस्वी से लेकर 598 ईस्वी के समय में मिलता है, जहाँ पे वाकाटक वंश के पतन के बाद चालुक्यों ने अपना स्थापत्य किया और चालुक्य नरेश मंगलेश ने सामान्यतः बादामी गुफाओं का संरक्षण दिया, बढ़ावा दिया। वह चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम का छोटा पुत्र और कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र का भाई था। गुफा संख्या 4 के शिलालेखों का अधिकांशतः इसी के संरक्षण में वर्णन मिलता। बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है, जो वैष्णव धर्म को सपोर्ट करते थे। तो यदि वैष्णव धर्म के सपोर्ट करते हैं तो स्वाभाविक है कि वैष्णव धर्म की मूर्तियां अवश्य होंगी। तो इसके अंतर्गत क्या थी, वो सारी चीजों को मैं पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा। इसमें देखिए, देवी देवताओं के साथ राजा रानी का भी उत्कृष्ट तरीके से मूर्तियां बनी हुई मिलती हैं, जिसमें उनके चेहरे की बनावट, भौं आंखों की बनावट उत्कृष्ट तरीके से दिखाई गई है, जो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि वो मूर्तियां बोलेंगी। मतलब स्पष्टता, उत्कृष्टता का वर्णन दिखाती है। अब इसमें पूरे जैसे साउथ इंडिया का ये जो सामान्य मैप है, इसको आप डिटेल्स ये मत सीरियस लेके मत देखिए। जैसे साउथ इंडिया का ये पोस्टर है, ये बादामी, यहाँ ये 3 राज्यों का या 3 शासन कालों का एक संरक्षण रहा है। पांडव, चोल, चालुक्य वंश का आधिपत्य का इलाका रहा, और तीनों ने अपने तरीके से अलग अलग चित्रवृत्तियों का निर्माण करवाया और अलग अलग चीजों का निर्माण करवाया। उत्तर चित्रकला की परंपरा पूर्ववर्ती शताब्दी में पल्लव, पांड्य, चोल वंश राजाओं का शासन रहा दक्षिण भारत में, जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के क्षेत्र विशेष में फैली हुई है। इसके अंतर्गत कुछ चीजें थी, जैसे इसमें महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसे 7वीं शताब्दी में राज किया, उसने पनामलई, मडंगपट्टम, कांचीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया। मडंगपट्टम के शिलालेखों में कहा गया है कि महेंद्र प्रथम ने अनेक उपाधियां ग्रहण किए थे। तो उपाधियों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय के जो शब्द है ना, वो अक्सर दे देता है यूपीएससी में कि इस शब्द का क्या तात्पर्य है, तो वहां पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है। जैसे विचित्र, चित्त जिसका अर्थ होता है जिज्ञासु मन वाला, चित्रकार पुल्ली जिसका अर्थ होता है कलाकार केसरी, चैत्यकारी मंदिर निर्माता के नाम से अनेक उपाधियां ग्रहण करते हुए दिखाई गई है। ये कहीं न कहीं इस बात का इंडिकेट करा रहा है कि महेंद्र वर्मन
एक उत्कृष्ट तरीके के कला प्रेमी के व्यक्ति थे जो इनके निर्माण के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिए। आप सामान्यतः इन पेंटिंगों को देखिए, आपको दिख जाएगा इसकी उत्कृष्टता कि किस तरीके से फूलों को हाथ में लिए स्पष्टता के साथ दर्शाया गया है। तो कहीं न कहीं इसमें देखिए उन समय महेंद्र वर्मन के समय एक पनामलई देवी थी, जो उनकी संरक्षण में देवी थी, जो पल्लव नरेशों के संरक्षण में एक उत्कृष्ट तरीके से मूर्ति बनाई गई है। कांचीपुरम मंदिर के चित्र तत्कालीन पल्लव नरेश राज सिंह के संरक्षण में बने थे। अब तो ये चित्रों की कुछ उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी चित्र है स्पष्टता को दिखाई देता है। यहाँ पे पांड्य सत्ता में आए तब उन्होंने कला को संरक्षण प्रदान किया। त्रिवल्लमपुरम की गुफाएं, सीतनवासलम, पुट्टुकोट्टई तमिलनाडु स्थित में जैन गुफाओं का भी वर्णन मिलता है। अब मैं थोड़ा सा चालुक्य स्थापना के बारे में बता देता हूँ, थोड़ी सी आप झलक देख लें। बादामी के चालुक्यों का स्थापत्य कला की शुरुआत की थी और इन्हीं के समय में बादामी में चरणोत्कर्ष पे पड़ा। इन दोनों में दो शैलियों का वर्णन मिलता है, द्रविड़ शैली और नागर शैली, दोनों का भी छाप दिखाई देता है। अधिकांश मंदिर बनाए गए जिसमें छोटे मुख्य रूप से विष्णु, शिव, जैन तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। और उत्कृष्टता आज ये 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में बादामी की गुफाओं को, बादामी के चित्रकारी को शामिल कर लिया गया है। इसके बाद जो आती है, जो सबसे जानने योग्य है, विजयनगर की पेंटिंग। विजयनगर की पेंटिंग की कई खासियत होती हैं। विजयनगर का जो समय रहा पेंटिंग चित्रविधि का, वो 14वीं से 16वीं शताब्दी का रहा। इसकी एक खासियत ये भी है कि ये चोल वंश के संरक्षण में पली बढ़ी। चोल वंश को दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग से जाना जाता है। स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में ईंट और पत्थर दोनों का उपयोग करके चित्रों को बनाया गया था, कलाओं का उत्कृष्ट नजर दिखाया जाता है। विजयनगर के बारे में थोड़ा सा आपको मैं परिचय बता देता हूँ। विजयनगर सामान्यतः हम्पी इसकी राजधानी थी, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट साजोसाज को दिखाता है, जिसमें अनेक मंडप मिलते हैं, जिसे कल्याण मंडप कहा जाता है। इसके मंदिरों में दो मंदिरों को जोड़ने वाले श्रृंखला को अमन सरीन कहा जाता है। ये शब्द याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जो आगे वाले मंदिर और पीछे वाले मंदिर को जोड़ने वाली शैली को अमन सरीन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई कई सभागार मिलते हैं। यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलता है, इंडो इस्लामिक शैली का भी मिलता है। इंडो इस्लामिक कहने का मतलब कि गुंबद और कमल दोनों की शैली मिलती है। दक्षिण मूर्ति विजयनगर के लेपाक्षी मंदिर, जो यहाँ पे आपकी उत्कृष्टता दिखाई गई है, यहाँ पे बैठे हुए। तो इस पिक्चरों को देखने के बाद इनकी पूरी डिटेल्स का वर्णन पता चलता है। इसमें विष्णु के साथ शिव की भी मूर्तियां मिलती हैं। मैंने बताया कि इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है विरूपाक्ष का मंदिर में, जो मंडप के रूप में आंतरिक और भीतरी दोनों को वर्णन मिलता है। इसमें जहाँ पे रामायण महाभारत की घटनाओं का वर्णन मिलता है। आधुनिक आंध्र प्रदेश में हिंदुपुर के पास लेपाक्षी में शिव मंदिर की दीवारों पर विजयनगर शैली का उत्कृष्ट नमूना दिखाई देता है। विजयनगर के चित्रकारों ने एक चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया, जिसमें चेहरों को पार्श्व चित्र के रूप में आकृतियों को दो आयामों में दिखाने का कोशिश किया गया है। जो
16वीं शताब्दी में एक नई कला शैली विकसित हुई जिसे नायक शैली कहते हैं। क्या नायक शैली कहीं ना कहीं विजयनगर शैली का ही एक रूप है। इसकी खासियत ये थी कि उसी तरीके से इसमें उत्कृष्टता का उभार दिखाई देता है। नायक शैली में शिव मंदिरों का भी वर्णन मिलता है, जहाँ पे शिव की मूर्ति, नटराज की मूर्ति, कैलाशवासी जो शिव थे, जिसका संरक्षण मुख्य रूप से राज चोल वंश के संरक्षण में मिलता है, जो 18वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में जो उत्कृष्टता को दिखाने का कोशिश करता है। तो यहाँ पे दो शैलियां मिली। नायक शैली की क्या खासियत है, जो इम्पोर्टेंट थी मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है। रामायण महाभारत कृष्ण की लीलाओं का यहाँ पे उत्कृष्ट वर्णन दिखाई देता है। जैसे पार्वती उनके सहायक में मन मंदिरों में ये जो मूर्ति है, ये से आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ तमिलनाडु के क्षेत्रों में शिव और विष्णु की मूर्तियों के साथ साथ अनेक छोटी छोटी केरल की चित्रभित्ति पेंटिंग को मिलती है। केरल पेंटिंग 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी का के दौरान बनाई गई थी। इसमें कुछ खासियत थी, जैसे कंपनशील चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया, मानव आकृतियों को 3D फिगर में उकेरने का काम किया गया है। पूजा मंदिरों का वर्णन इनके दीवारों पर दिखाई देता है। मैंने कहा था ना, इंडो इस्लामिक शैली मेहरबदार दीवारों पर दिखाई देता है, और इसमें कमल के फूलों का भी वर्णन दिखाई देता है। हिंदू देवी देवताओं में रामायण महाभारत की पौराणिक प्रसंगों का वर्णन दिखाई देगा। भगवान विष्णु की मूर्ति है, जहाँ गोपियों के साथ बांसुरी बजाते हुए नजर आते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम 3 महल है। कोची का डच महल, कायमकुलम का कृष्णपुरम महल, पद्मनाभपुरम महल, ये तीनों बेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ केरल शैली चित्रवृत्ति का परिपक्व काल में दिखाई देती है। जैसे पंडीपुरम का कृष्ण मंदिर, पैनारकाबू, त्रिवरकुट्टरम, त्रियप्यार, राम श्री मंदिरम, त्रिशूर और मुकुटुत मंदिर, ये इसके एग्जाम्पल है। आज के समय में भी इसका चित्रवृत्तियों का मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि साउथ इंडिया के साथ साथ नॉर्थ इंडिया में मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने जितनी चैप्टर की थी उसको तो डिस्कस कर दिया। इसके साथ साथ आपको क्या क्या एग्जाम्पल इसमें याद रखना है, तो इसमें पहले तो आप शब्दों को एग्जाम में याद रखें, और 3-4 शैलियां मिली, जैसे नायक शैली, विजयनगर शैली। तो इनके बारे में क्या क्या खासियत थी जो मैंने बताया कि नायक शैली केरल साइड में, विजयनगर साइड आंध्र प्रदेश साइड में दिखाई देती है। इनकी मूर्तियों में भी अंतर है, समय में भी अंतर है, उन सब का वर्णन किया। उसके बाद चूल, पांड्य, चालुक्य वंश की मूर्तियों में क्या क्या खासियत थी उसको मैंने बताया। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, और एक और कोशिश करिएगा, साउथ इंडिया के जो ये छोटे छोटे मंदिर हैं उनका एक बार यूट्यूब से फिगर जरूर देख लीजिएगा, उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद आपको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें, जब कोई भी चीज ना थ्योरी रहती है उसका प्रैक्टिकल देख लिया जाता है ना, तो वो बैठ जाती है। तो वही कहने का मतलब था कि आपका थ्योरी मैंने जो भी चीजें था मैंने बता दी, आप उसको देख लें तो आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, वो कभी नहीं भूलेगा। आप लोगों से नम्र विनती है कि इसे देख के दूसरों को भी फॉरवर्ड करें, जिससे हिंदी मीडियम में जो भाग के नितिन सिंघानिया और दृष्टि आईएएस अनेक प्रकार की किताबों के पीछे पड़ते हैं, वो न पढ़े और मूल रूप से एक जगह स्थिर हो, क्योंकि क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही मिलते हैं। तो हम क्यों ना एनसीईआरटी को पढ़े, दूसरे कोचिंग संस्थाओं की नोट्स, अनेक तरीके की चीजों, बाजारू चीजों पे न पढ़े
और ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी को फोकस करके ही पढ़े। इसमें जो शब्द है उसको यदि नहीं समझ में आता है तो गूगल कर ले, लेकिन फालतू की चीजों से बचे, क्योंकि आज डिजिटल की दुनिया में तकनीकी रूप से इतनी चीजें हैं, स्रोत का भंडार है, लेकिन स्रोत का सही मूल्यांकन का अभाव है। और तीसरी जो चीज ये है कि छोड़े क्या पढ़े क्या, इसमें बहुत है। तो इसको पढ़ें और चीजों को छोड़े। ये एनसीईआरटी की किताब को जितनी बार आपको पढ़ना पड़े आप पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा